सरकार वाकई मोदी जी महिलाओं के लिए बहुत पीड़ित थे और वो वाकई अच्छा करना चाहते थे, तो 2014 में करते, चलो नहीं किया। फिर आप 2019 में आए, 19 में आपने 370 तक हटाया, इतना बड़ा डिसीजन लिया। क्या महिला आरक्षण बिल उससे भी बड़ा था जो आप नहीं कर पा रहे थे? अपने घर से, जो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से दिया हुआ घर है, अपने घर से उनको पार्लियामेंट में भी जाना हो, उसकी भी हमारी गाड़ी चाहिए उनको, हमारे टैक्स पेयर्स की। ये बोझ है देश पे। जब ये अपना एफिडेविट फाइल करते हैं तो इसमें कई करोड़पति है, इन करोड़पतियों को शर्म नहीं आती सरकारी सुविधा लेते हुए? प्रधानमंत्री कहते हैं लोगों को सब्सिडी छोड़ो, कभी प्रधानमंत्री ने अपने दल के लोगों को बोला है कि तुम करोड़पति हो? भाई करोड़ रुपए तुमने एफिडेविट दिया कि तुम करोड़पति हो, मतलब आप कोई भत्ते सरकार से। ऐसे लोफर और लफंगे पार्लियामेंट में बैठते हैं जो ऐसी टपरी भाषा करते हैं, जो भाषा सभ्य चैनल पे बोली भी नहीं जाती। किसी धर्म विशेष के आदमी को ये बोलोगे ये भाषा है आपकी? मोदी जी का कल्चर है क्या? मोदी जी डिसोन करते हैं? सिर्फ दुख होता है उनको, क्रोध आता है। मणिपुर पे क्रोध आता है, महात्मा गांधी के हत्यारों को महिमा मंडित करने वाले के खिलाफ क्रोध आता है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय एक अधिकारी को बैट से मारते हैं, उन्हें क्रोध आता है। ये क्रोध किस काम का साहब? ये क्रोध भी दिखाने का हो गया क्या? इस क्रोध की परिणति क्या है? वो महिला सांसद आज भी बैठी हुई है, विदुरी आज भी सांसद में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति के खास कार्यक्रम वीकेंड विद वानखेड़े में। 18 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक सदन में विशेष सत्र चला, जहां महिला आरक्षण बिल जो है उसे पेश किया गया और पास भी कराया गया दोनों सदनों में। मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खुद मोदी जी इसे मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं 2024 चुनाव से पहले। तो वहीं विपक्ष ने सहमति तो जताई, लेकिन पर्टिकुलरली ओबीसी महिला आरक्षण पर बीजेपी को पूरी तरह से, सरकार को पूरी तरह से विपक्ष ने घेर लिया। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, सामने मध्य प्रदेश चुनाव है, मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता उमा भारती ने भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समर्थन में उतरे और उन्होंने कहा कि बिना ओबीसी महिला आरक्षण के इस बिल का कोई मतलब ही नहीं निकलता, कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो इस पर विस्तारित चर्चा हम इस एपिसोड में करेंगे। साथ ही साथ सदन खत्म होते होते जिस तरह से भाजपाई सांसद रमेश बिधूड़ी ने सदन में एक मुस्लिम सांसद पर हमलावर नजर आए और उन्होंने जिस तरह के अमर्यादित भाषा का, शब्दों का इस्तेमाल किया, उस पर भी सदन में बड़ा हंगामा मचा। तो वहीं अगर कनाडा और भारत के बीच जो टेंशन बनी हुई है उस तरफ देखा जाए तो दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकाल दिया और इस जंग में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, वो भी कूद गया है और वो लोग जो जांच कनाडा में चल रहा है उसका घोर समर्थन करने पर अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन हो या ऑस्ट्रेलियाई पीएम की बात करें, वो भी इस जंग में पूरी तरह से कनाडा के समर्थन में उतर चुके हैं। तो इस पर विस्तारित चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर एक बार मौजूद है अशोक वानखेड़े जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन, बहुत हंगामा हुआ, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा। मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर के आती है, जो बिल शायद 2024 से पहले लागू भी नहीं होगा और अभी हो भी नहीं सकता, 2029 तक माना जा रहा है कि लागू हो सकता है। क्या यह भी एक चुनावी जुमला है या वाकई बीजेपी सरकार, मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण पर विचार कर रही है? देखिए, इस विशेष सत्र में कई परंपराएं टूटी है। लोकतंत्र ये परंपराओं का खेल होता है, ये परंपराओं का बेस है। यदि आप ब्रिटेन का संविधान भी देखें तो वो वहाँ की जो परंपराएं हैं उसको साथ में लेकर वो संविधान बना है। हमारा संविधान तो लिखा गया, वहाँ तो संविधान लिखा ही नहीं गया। परंपराएं जो चलती आ रही है उसी को कानून मानते हुए और जीने, लोकतंत्र का एक तरीका मानते हुए ब्रिटेन आज चल रहा है। परंपराएं क्या है? हमारे यहाँ विशेष सत्र क्यों बुलाया जाता है? विशेष सत्र किसी जब भी बुलाया जाता है कोई आपत्ति हो या फिर कोई खुशी का माहौल हो, ऐसे में विपक्ष के साथ विचार विनिमय करके विशेष सत्र तय होता है। पहली बार सरकार ने तय किया और सरकार 15 दिन तक ये बता ही नहीं रही थी कि विशेष सत्र क्यों बुलाया गया। ये तो विपक्ष ने एक तीर चलाया। विपक्ष ने कहा कि आपके पास विषय नहीं तो हम विषय देते हैं, और फिर उससे डर के सरकार ने 4 बिल अनाउंस किए। ये 2 बिल राज्यसभा से पारित है जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने हैं, और 2 बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनको लेके सत्र बुलाया गया। और हमेशा एक लाइन रहती है, और जो भी कोई विषय समय पे लिया जाए। परंपरा दूसरी टूटी। पहली बार जिस
चीज के लिए अधिवेशन बुलाया, उसका उच्चारण तक 4 दिन में नहीं हुआ। वो 4 बिल का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। पहले दिन पुरानी बिल्डिंग को याद किया गया, परंपरा को याद किया गया। जवाहरलाल नेहरू से लेके उनके पहले आज़ादी मिलने के बाद तुरंत संविधान सभा कैसी बैठी, पार्लियामेंट संसद अपना जो पार्लियामेंट की इसी पटल पे कैसा संशोधन हुआ अलग अलग विषय पे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तमाम बातें होती रही, पुराने लोगों का बखान होता रहा। पहली बार मोदी जी ने अपनी भी परंपरा तोड़ी कि जो जवाहरलाल नेहरू को जो पूरा बीजेपी 24 घंटे गाली देता है, पहली बार उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के कंट्रीब्यूशन को सराहा। हो सकता है मजबूरी हो। उसके बाद वो नए बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए। वो नए बिल्डिंग में गृह प्रवेश का दिन था। 18 तारीख को तय होता है 19 तारीख को शिफ्ट हो जाना। 19 तारीख को कैबिनेट तय करती है कि हमारे यहां महिला आरक्षण बिल लागू होगा। महिला आरक्षण बिल, हालांकि मीडिया में बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, महिला आरक्षण बिल लेके आए। महिला आरक्षण बिल यदि मैं देखूं तो ये राजकीय फॉरवर्ड ट्रेडिंग है वादों का। हमने कमोडिटी मार्केट में फॉरवर्ड ट्रेडिंग देखा है, हमने शेयर मार्केट में फॉरवर्ड ट्रेडिंग देखा है। फॉरवर्ड ट्रेडिंग वो होता है कि आने वाले 6 महीने का माल आज बेच दो, हमें पता नहीं 6 महीने बाद उसका रेट क्या होगा। यदि कम हो गया, ज़्यादा हो गया तो वो सेटलमेंट होता है उसका। वो एक सट्टा है एक प्रकार का। सरकार ने भी ये सट्टा खेला। सरकार ने 33% आरक्षण बिल कैबिनेट ने मंजूर किया, लोकसभा में पारित करने के लिए रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक क्षण है, महिलाओं को देना चाहिए, इतना करना चाहिए। ठीक है, आप लेके आए बिल, लेकिन ये बिल कब लागू होगा? आप ही कहते हैं कि संविधान के अनुसार जो कानून है उसके हिसाब से चलना होगा। सबसे पहले जनगणना करनी होगी, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन कमीशन होगा, वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज तय करेगा। आपकी जनसंख्या के अनुपात में हो सकता है सीटें बढ़े, सीटें कम हो जाए। उसके बाद ये बिल लागू होगा, यानी ये रिजर्वेशन लागू होगा। जनगणना कब होगी किसी को पता नहीं। जब जनगणना ही पता नहीं तो डिलिमिटेशन कमीशन कब आएगा किसी को पता नहीं। जनगणना 2011 में हुई, उसके बाद 2021 में क्यों नहीं हुई? कोविड था। कोविड के बाद 2021 से 2023 तक जनगणना का अध्यादेश क्यों नहीं निकला? जनगणना का ऑर्डर क्यों नहीं निकला? किसी बजट में जनगणना के लिए प्रोविजन क्यों नहीं रखा? सरकार जनगणना करने के लिए डर क्यों रही है? क्या बार बार जातिगत जनगणना की जो बात होती है इससे सरकार डर रही है? मनमोहन सिंह सरकार ने 2011 में जातिगत जनगणना, आर्थिक और जातिगत जनगणना की थी, लेकिन उसका डेटा जब तक प्रोसेस होकर आता सरकार चली गई, मोदी जी आ गए। मोदी जी क्यों डरे उस डाटा से? सवाल यह है क्योंकि बीजेपी का जो उत्थान हुआ, जो बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है, वो इसीलिए जीत रही है कि ओबीसी का एक बहुत बड़ा चंक बीजेपी के साथ आ गया है। और बीजेपी का पास जो ओबीसी है, ओबीसी के अंतर्गत बहुत सारी जातियां हैं। ओबीसी का नेतृत्व जो बीजेपी के पास है वो उन जातियों का है, जातियों से आता है जो संख्या में कम है लेकिन प्रभावी है। यदि जातिगत जनगणना हुई तो ओबीसी में एक एक जाति को पता पड़ जाएगा कि हमारी औकात क्या है, हम बैठते कहां हैं, खड़े कहां होते हैं। और जिसका ज्यादा आंकड़ा होगा वो ज्यादा भागीदारी मांगेगा सत्ता में। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं अपना जो बेस है वो हिलता हुआ नजर आता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना नाम आते से उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। 2009 में जो स्टैटिस्टिक बताते हैं मुझे, 2009 में 22% ओबीसी ने बीजेपी को मतदान किया था, कांग्रेस का 24% ओबीसी ने मतदान किया था, और जो रीजनल क्षेत्रीय दल है, जो मंडल आयोग के बाद जो जातिगत दल उभर के आए हैं, उनके पास 54% शेयर था मतदान में ओबीसी का। 2014 में बीजेपी ने इसमें सेंध लगाई, वो 22 से 34 पे आ गए, कांग्रेस 24 से 15 पे आ गई, रीजनल पार्टी भी 54 से 51 पे आ गई, और 19 में रिवर्सल हुआ। 2019 के चुनाव में बीजेपी के पास 44% ओबीसी आ गया, कांग्रेस ने अपना 15 मेंटेन रखा, और रीजनल दल जो थे, जो जातिगत जनगणना के लिए टूट पड़े हैं, वो 51 से 41 पे आ गए। 10% का लॉस उनको हुआ। तो सरकार जातिगत जनगणना जो हुई, पुराना डाटा उस पर नहीं आना चाहती, लेकिन सरकार का यदि मनीषा होती, सरकार वाकई महिलाओं के लिए चिंतित होते, तो 2014 में ही ये महिला का बिल ले आते
तो भाजपा और कांग्रेस का लाया हुआ बिल था, यूपीए का बिल था, कुछ लोग उस टाइम पे जनता दल, आरजेडी और समाजवादी पार्टी यही विरोध कर रहे थे। यदि ये दो दल आज 2014 में भी साइड में रखते तो 2/3 मतदान सरकार के पास था। सरकार वाकई, मोदी जी महिलाओं के लिए बहुत पीड़ित थे और वो वाकई अच्छा करना चाहते थे, तो 2014 में करते। चलो नहीं किया, फिर आप 2019 में आए, 19 में आपने 370 तक हटाया, इतना बड़ा डिसीजन लिया। क्या महिला आरक्षण बिल उससे भी बड़ा था जो आप नहीं कर पा रहे थे? ये क्या हुआ कि 2024 के चुनाव आते आते आपने इसको फॉरवर्ड ट्रेडिंग के तहत किया, जिसका पता नहीं कब लागू होगा, पता नहीं कैसा लागू होगा। अब जनगणना यदि ओबीसी की आई, गृह मंत्री झूठ बोलते हैं। गृह मंत्री कहते हैं कि लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन है, तो हमने कोटे में कोटा दे दिया। भाई जितना शेड्यूल कास्ट का है उसमें 33% रहेगा, जितना शेड्यूल ट्राइब का है उसमें 33 रहेगा, जितना जनरल है उसमें 33 रहेगा। लेकिन क्या संविधान में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है? नहीं है। तो संविधान में संशोधन करके ही यदि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लाते हैं, तो फिर उसी संशोधन के साथ ओबीसी का संशोधन क्यों नहीं हो सकता? सवाल ये है। आप कहते कि डाटा नहीं है। जब मंडल आयोग लागू हुआ तो 1931 के जनगणना का डाटा यूज हुआ, क्योंकि 1931 में, आजादी के पहले, अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना की थी, उसमें 51% ओबीसी बैठता है। तो यदि मंडल आयोग ने 1931 का डाटा यूज किया एज अ बेस डाटा, तो फिर आप उस डाटा को यूज करके ओबीसी दे तो देते, बाद में जनगणना होती। गृह मंत्री कहते श्री गणेशा तो करें, हम भी कहते कि ओबीसी का श्री गणेशा तो करें, 1931 के डाटा पे करें, और जैसे आपके पास डाटा आएगा उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सब डिलिमिटेशन में आगे पीछे होंगे, उसमें फिर आप कर देते। लेकिन जब आपकी मनीषा नहीं है, आपको सिर्फ इस विशेष अधिवेशन में इसलिए लाना था। मैं 2024 की बात नहीं करता, ये 5 राज्यों के जो चुनाव हैं जिसमें बीजेपी पूर्ण रूप से हारती हुई नजर आई है, तो डूबते का तिनके का सहारा, तो उन्होंने एक महिला बिल का शगुफा छोड़ा कि 50% महिला हैं, कहीं उनमें से कुछ यदि हम उनको यदि बेवकूफ़ बना के उनको मत ले ले तो शायद ये होगा। लेकिन आज यदि वाकई किसी स्त्री से जाके बात करें, किसी गृहिणी से जाके बात करें, वो क्या चाहती है। मैं कंगना राणावत से बात नहीं करना चाहता, मैं उमा भारती से भी बात नहीं करना चाहता, मैं जया भादुरी जी से बात नहीं करना चाहता, मैं जितनी सांसद बैठे उनसे भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये नेता है, इनको शायद दाल आटे का भाव भी पता नहीं, इनके घर में सामान कौन ले आता है, कुछ और करता है। मैं एक सामान्य गृहिणी की बात करता हूं जो इस देश में सबसे ज्यादा तादाद उनकी है। पति तनख्वाह का एक हिस्सा पत्नी को देता है घर चलाने के लिए, वो किराया देता है, बाकी बिल्स देता है, और पत्नी को बोलता है ये घर चलाने के लिए पैसा है। कोविड के बाद पति की तनख्वाह कम हो गई, यदि उसकी तनख्वाह 30% कम हो गई, जो अभी तक वापस नहीं आई, उस 30% की कटौती सब जगह होती है। जैसा आप महिला कोटा देते हैं वैसा कटौती भी कोटे में हुई है। तो उस महिला के हाथ में जो घर चलाने के पैसा था उसमें भी कटौती हुई 30% की। उस महिला के पास उतना ही पैसा है लेकिन उसको घर चलाना है। आज महंगाई इतनी तेज है, आज बेरोजगारी के चलते उसके बच्चों को, उसके देवरों को रोजगार नहीं है। घर में खाने वाले मुंह ज्यादा है, कमाने वाले मुंह कम है, रोजगार नहीं। महंगाई इतनी कम है कि जहां 2 सब्जियां होती थी 1 सब्जी पे आ गई, तेल में कटौती हो गई, दाल में कटौती हो गई, दाल 2 दिन बाद बनने लगी है। तो उस महिला का दिल क्या कहता होगा जो रोज रात को अपने बच्चों को सोने के पहले दूध पिलाती थी, 1 गिलास दूध ले बेटा ये दूध पी ले। आज दूध 20% पे आ गया, घर पे कीमतें बढ़ गई। आज वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती, आज वो बच्चों को ठीक से खाना नहीं खिला पाती, आज उसको बच्चे के थाली में जब कटौती करनी पड़ती है तो जो महिला का दिल जलता है और रात को सोती नहीं होगी, रोज सुबह प्रार्थना करती होगी भगवान को कि ये महंगाई कम कर और मेरे पति की तनख्वाह बढ़ा। क्या हम अमृतकाल में इस देश की आधी आबादी यदि रोज भगवान को अपने अपने गुहार लगा रही है ये महंगाई कम हो, तो ये हमारे जो दिल्ली में बैठे दिल्लीश्वर है इनके कानों पे जू क्यों नहीं रेंगती? क्या मोदी जी कभी गए हैं थैला लेके मार्केट में? कब गए हैं मोदी जी आखिरी बार मार्केट में थैला लेके? और उन्हें पता भी है कि दाल कैसी होती है। कितने सांसद है अपने की जो थैला लेके जाते हैं, जिन्हें मालूम है दाल आटे का भाव क्या है। उनके घर तो उनके पत्नी को भी नहीं पता होगा क्योंकि नौकर चाकरों से भरा हुआ घर है। आज उस प्रायोरिटी, हमारे यहाँ हमारा दुर्भाग्य है देश का, प्रायोरिटी छोड़ के हम बात करते हैं।
जो प्रायोरिटी हमारे लिए चाहिए वो नहीं करते। हमारी इंडस्ट्रीज ऐसी बढ़े कि हमारा निर्यात बढ़े। आज 200 अरब का हमारा निर्यात और आयात का घाटा है। क्या प्रायोरिटीज है हमारी? प्रायोरिटीज हमारी सेंट्रल विस्टा है या प्रायोरिटीज हमारी स्कूलों के ऊपर छत है? टपकती हुई छत में बच्चे पढ़ रहे हैं। कई ग्रामीण क्षेत्र में पेड़ के नीचे स्कूल लगता है क्योंकि छत कब गिर जाए पता नहीं। कितने ऐसे हैं, आप बोलते कि हमने इतनी महिलाओं को टॉयलेट दिए, अरे स्कूलों में भी टॉयलेट है लड़कियों के लिए। क्या स्थिति होगी जहां स्कूल होंगे? प्रायोरिटीज गलत है। और हम महिमा मंडन करते कि मेरे सरकार ने किया, जो कहता हूं करता हूं। अरे क्या किया भाई? 100 दिन में महंगाई कम करनी थी, 5 करोड़ जॉब देने थे, क्या किया? मोदी जी बोलते हैं तो करते हैं, क्या करते हैं? मोदी जी सिर्फ बोलते हैं। दुख इस बात का है। ये पूरा पार्लियामेंट सेशन क्यों? आज हजारों करोड़ रुपए खर्चा होता है पार्लियामेंट सेशन पे। इन लोगों का भत्ता, आना जाना, ये अपने पैसे से नहीं आते हैं सांसद, या हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से आते हैं। या खाते भी है तो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से खाते हैं। अपने घर से, जो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से दिया हुआ घर है, अपने घर से उनको पार्लियामेंट में भी जाना हो, उसकी भी हमारी गाड़ी चाहिए उनको, हमारे टैक्स पेयर्स की। ये बोझ है देश पे। जब ये अपना एफिडेविट फाइल करते हैं तो इसमें कई करोड़पति हैं। इन करोड़पतियों को शर्म नहीं आती सरकारी सुविधा लेते हुए? प्रधानमंत्री कहते हैं लोगों को सब्सिडी छोड़ो। कभी प्रधानमंत्री ने अपने दल के लोगों को बोला है कि तुम करोड़पति हो भाई, करोड़ों रुपए तुमने एफिडेविट दिया है कि तुम करोड़पति हो, मत लो आप कोई भत्ते सरकार से। अरे 4 बार सांसद बने तो 4 बार की पेंशन। ये ढो रहे हैं हम इनको। किनको ढो रहे हैं? जिनका उदाहरण आपने दिया। ऐसे लोफर और लफंगे पार्लियामेंट में बैठते हैं जो ऐसी टपुरी भाषा करते हैं, जो भाषा सभ्य चैनल पे बोली भी नहीं जाती। किसी धर्म विशेष के आदमी को ये बोलोगे? ये भाषा है आपकी? मोदी जी का ये कल्चर है? क्या मोदी जी डिसोन करते हैं? सिर्फ दुख होता है उनको, क्रोध आता है। मणिपुर पे क्रोध आता है। महात्मा गांधी के हत्यारों को महिमा मंडित करने वाले के खिलाफ क्रोध आता है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय एक अधिकारी को बैट से मारते हैं, उन्हें क्रोध आता है। ये क्रोध किस काम का साहब? ये क्रोध भी दिखाने का हो गया क्या? इस क्रोध की परिणति क्या है? वो महिला सांसद आज भी बैठी हुई है, विदुरी आज भी सांसद में है, और आकाश विजयवर्गीय आज भी बीच बीच में बोलता है कि भूलना मत कि मैं बेल्ला लेने छोड़ दूंगा। बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। कहां अडवाणी, कहां अटल जी, कहां खुशबू ठाकरे, कहां गोविंदाचार्य, सुषमा स्वराज, किन किन के नाम गिनाए, और उस पार्टी को कहां ले गए? सत्ता के लोभ में। अनपढ़ गवार लोगों को सत्ता मिलेगी तो यही होगा। इसलिए ये विशेष सत्र और ये महिलाओं के साथ जो खिलवाड़ होती है, ये छलावा है। जिस महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिला आरक्षण बिल लेकर के आई, उसी संसद भवन के पहले 2 सत्र में हमने देखा कि तमाम बॉलीवुड एक्ट्रेस को बुलाया गया, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिला एक्टर्स को बुलाया गया, लेकिन द्रौपदी मुर्मू नहीं पहुंची वहां पर। जिस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया कि सब कुछ तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन आज मुझे यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति को देखना था। इसके पीछे वजह क्या है? क्यों राष्ट्रपति को दूर रखा गया और जबकि इतने सारे बॉलीवुड स्टार्स को, सितारों को बुलाया गया? मुझे समझ में नहीं आया। रजत जय मतलब ये उन्होंने कहा अमृतकाल का विशेष आयोजन है, तो क्या द्रौपदी मुर्मू जी अमृतकाल का हिस्सा नहीं है? मेरे देश के सर्वोच्च नागरिक, जिनके अंडर तमाम देश है, तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के फोर्सेस है, संविधान की कस्टोडियन है वो, क्या उनको उस सदन में बुलाना ज़रूरी नहीं था? क्या नई बिल्डिंग बनते तो उसके भूमि पूजन से लेके उस गृह प्रवेश से लेके सदन को शिफ्ट करने तक कहीं हमारे राष्ट्रपति का रोल नहीं था? ये छपास और दिखास के रोग से ग्रसित नेतृत्व का प्रॉब्लम है। राष्ट्रपति आती, राष्ट्रपति को पूरा प्रोटोकॉल मिलता, फिर राष्ट्रपति आती तो उनके पीछे उपराष्ट्रपति होते हैं, फिर स्पीकर होते हैं, फिर प्रधानमंत्री होते हैं। या तो प्रधानमंत्री को आगे होना चाहिए था। जब आपको आगे रहना है और उपराष्ट्रपति और स्पीकर को साथ में खड़ा करना है, वो राष्ट्रपति के साथ तो नहीं कर सकते। तो मात्र अपने आप को क्रेडिट देने के लिए, खुद को टेलीविजन चैनल के दिखाने के लिए, खुद पे फोकस रखने के लिए आपने एक दलित और आदिवासी, दलित तो नहीं, आदिवासी महिला, संघर्षशील महिला, मैं द्रौपदी मुर्मू को हमेशा सैल्यूट करता हूँ उनके संघर्ष के लिए। उनकी गाथा पढ़ेंगे तो पता पड़ता है कि दलित, ये आदिवासी समाज क्या संघर्ष करता है। संघर्ष की मूर्ति है वो, पूजनीय है वो। उनका अपमान तो किया ही, आज मेरे देश के संविधान का, आज मेरे राष्ट्रपति का अपमान किया, जिनको इनको कोई अधिकार नहीं है। और धनखड़ साहब कहते कि प्रोटोकॉल नहीं। प्रोटोकॉल क्या होता है?
कौन से प्रोटोकॉल में ये काम हो रहा है आजकल? राष्ट्रपति को बुलाने का प्रोटोकॉल नहीं है। मतलब राष्ट्रपति जी अभी ये जो 14 नवंबर से जो मेला ओपन होता है उसका उद्घाटन कर सकती है, ट्रेड फेयर का उद्घाटन कर सकती है, पार्लियामेंट का नहीं। ट्रेड फेयर बड़ा हो गया पार्लियामेंट से, विशेष सत्र से। ये कभी दलित पीड़ितों को कभी सम्मान देना ही नहीं चाहते, ये पिछड़ों को सम्मान देना ही नहीं चाहते। खुद को ओबीसी कहते हैं, लेकिन इनसे बड़े सामंती 1947 से लेकर आज तक देश ने देखे नहीं होंगे। हमने सदन खत्म होते होते देखा कि किस तरह से भाजपाई सांसद रमेश बिधूड़ी का जो बयान सामने आया, उन्होंने जिस तरह से एक मुस्लिम सांसद को, दानिश अली को, किस तरह से उन्होंने टारगेट किया और जिस तरह की भाषा का उन्होंने उच्चारण किया उसे हम बोल भी नहीं सकते, और संसद की जो गरिमा है उसे उन्होंने तार तार कर दिया। लेकिन भारतीय राजनाथ सिंह ने भले ही इसे कंडेम किया, लेकिन हमने देखा कि उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। इसके पीछे वजह क्या है? और अगर एक मुस्लिम सांसद, हम देख रहे हैं कि देश में माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है, विदेश में आए दिन हमें लाल आंख दिखाए जाते हैं इस टॉपिक को लेकर के। अगर मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाले सांसद सदन के अंदर सेफ नहीं है, उन्हें इस तरह के भाषा का सामना करना पड़ रहा है लाइव सेशन के दौरान, तो देश के मुसलमानों का क्या होगा? हमें धन्यवाद देना चाहिए बिधूड़ी जी को, क्योंकि उन्होंने सदन की गरिमा को रखते हुए ये कहा कि तू बाहर निकल, तुझे मैं देखता हूं। उन्होंने सदन के अंदर दानिश अली को नहीं मारा। ये अमृतकाल की गिफ्ट है बीजेपी की। छिचोरे गुंडे किस्म के लोगों को जब टिकट दोगे तो यही होगा। क्या है बिधूड़ी का यूएसपी? बाहुबली या मसल पावर है थोड़ा बहुत, और वो भी इसलिए है कि इनके धन पशु है, और इसका कोई यूएसपी नहीं है। ये पहली बार नहीं किया है, कई बार ये कर चुका है। इसके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी दर्ज है। पिछले जब सुमित्रा महाजन स्पीकर थी तो कांग्रेस के एक महिला सांसद को इतनी भद्दी टिप्पणी उन्होंने की थी, और जो भाव भंगिमा थी, जो उन्होंने एक्शन किया था, वो किसी भी महिला के लिए अशोचनीय है। वो महिला तुरंत रोते हुए आदरणीय ताई जी सुमित्रा महाजन के पास गई। उन्होंने ये किस्सा बताया, ताई के रोंगटे खड़े हो गए कि एक महिला स्पीकर होते हुए भी यदि महिला के साथ यह व्यवहार होता। उन्होंने विधूड़ी को बुलाया। विधूड़ी ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। उसके बाद रिकॉर्डिंग सुना गया पार्लियामेंट का, और रिकॉर्डिंग में और वीडियो में क्लियर दिखता है ये क्या कह रहा था। उसके बाद सुमित्रा जी इतना आग बबूला हो गई, सुमित्रा जी उनको निष्कासित करना चाहते थे। तब भी राजनाथ सिंह और अरुण जेटली गए, 1 घंटे तक अंदर बैठक चली। उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, इसको नाक रगड़वाई वहाँ पे उस महिला सांसद के सामने, और फिर ताई ने उनको कहा कि आइंदा मेरे सामने कभी आना मत जब तक मैं स्पीकर हूँ, दूरी रहना मेरे नज़र से। ये ताई के शब्द थे। ये व्यक्तिगत रूप से ताई ने सुनाया हुआ मुझे किस्सा था है। ये विधूड़ी तब भी माफ़ी मांग रहे थे राजनाथ सिंह, आज भी राजनाथ सिंह माफ़ी मांग रहे हैं। राजनाथ सिंह जी को डिफेंस मंत्रालय छोड़ के माफ़ी मंत्रालय दे लेना चाहिए। वो तो माफ़ी ही मांगने के लिए रखे गए हैं लगता है, लेकिन बार बार माफ़ी मांगो तो आदमी का मजाक उड़ने लगता है, और उस माफ़ी शब्द का भी अपमान है। कोई कहता है कि साहब बच्चों को एडमिशन नहीं हो रहा स्कूल में, तो बोले बच्चे काहे को पैदा किए? यही विधूड़ी जी है। दक्षिण दिल्ली जैसे क्षेत्र में जहां हम बैठे हैं आज यहां से वो सांसद है। ये दक्षिण दिल्ली के तमाम मतदाताओं का घोर अपमान है। आज उनको सोचना चाहिए कि मात्र एक राजनीतिक सोच के लिए आप कैसे कैसे लोगों को आपका रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजते हैं। आज इसी साउथ दिल्ली में साहित्यिक है, इस साउथ दिल्ली में खिलाड़ी है, इस साउथ दिल्ली में डिफेंस के रिटायर्ड पर्सनल है, उद्योगपति है, अच्छे बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जिन्होंने वोट दिया इसको, क्योंकि भाजपा के कमल पे वोट दिया। उस कमल के साथ कितना कीचड़ लग के आया है इस पार्लियामेंट में। और क्या अपेक्षा करती है आप? इस पार्लियामेंट के 44% लोग क्रिमिनल हैं। 339 लोग जीत के आ गए हैं चुनाव, उनमें से 233 ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है।
वो 43% का प्रतिशत बैठता है। और सीरियस क्राइम कौन सा? रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैप, क्राइम अगेंस्ट वुमन, ये सीरियस क्राइम्स हैं हमारे देश में। सीरियस क्राइम के केसेस जिनके खिलाफ है वो 159 लोग हैं, 29%। ले लीजिए, आप दे दीजिए 1/3, महिलाओं को बुला लीजिए पार्लियामेंट में। 29% या 43% बदमाशों के बीच में जब वो 33% महिलाएं बैठेगी, और आप ये नहीं कह रहे कि कोई, उमा जी तो कह रही कि अधिकारियों की बीबियां होंगी या सांसदों की बीबियां होंगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, ग्रामीण क्षेत्र से आएगी। वो महिलाएं इनके बीच में कैसे अपना सदन में रहेगी और रोज कितना अपमानित होगी, कितनी उनकी छेड़खानी की जाएगी, इसका एक आगे का आप सोच सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री जी सेंट्रल विस्टा बड़ा बना सकते हैं ये सोच के कि आने वाले समय में सीटें बढ़ रही है, पता नहीं कब, लेकिन वायदा बाजार के तहत, फॉरवर्ड ट्रेडिंग के तहत उन्होंने ये भी एक जुमला फेंक दिया कि चलो रिजर्वेशन भी महिलाओं को मैंने दे दिया है। उसी फॉरवर्ड ट्रेडिंग के तहत मैं आपको बोलता हूं कि सोचिए इन गुंडों के बीच में महिलाएं क्या करेंगी, क्या होगा हमारे संसद का सत्र। क्या हर महिला के साथ एक महिला कांस्टेबल देनी पड़ेगी साथ में कि भाई इसको कोई छेड़खानी नहीं करे, हाथ नहीं लगाए। किसी को रिजर्वेशन देने के लिए, महिलाओं का भला करने के लिए कानून की जरूरत नहीं होती। कानून की जरूरत उनको पड़ती है जिनको दिल से कुछ करना ही नहीं होता है। भाई कानून बनाओ तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अरे आपके मन में महिलाओं के प्रति श्रद्धा है तो आप अपने 33% पार्लियामेंट्री बोर्ड में दे देते, 33% नेशनल एग्जीक्यूटिव में दे देते, 33% आप अपने संगठन में दे देते। आपने तो बोल दिया कि 29% ओबीसी मेरे पास है। गृह मंत्री ने बोला ना, बीजेपी में 29% सांसद ओबीसी से है, तो फिर 29% सांसद ओबीसी से है। ओबीसी समाज ने बीजेपी को इतना दिया, फिर उन्हें रिजर्वेशन देने में क्या प्रॉब्लम है आपको कि सिर्फ लोगे, नेता लेता कुछ नहीं देता। यही फिर आप एक बार लोगों के सामने बता रहे हो, खुद ही कह रहे हो कि 29% सांसद हमारे ओबीसी से है। आप क्या ओबीसी की बात कर रहे हैं? ठीक है तो दो ओबीसी को, फिर जब ओबीसी ने इतना दे दिया आपको तो वहां क्यों फिर आपकी बोलती बंद हो जाती है? ये सब लिप सर्विस है। इसलिए जो पार्लियामेंट की दीवारें रो रही होगी, नए संविधान की उस बिल्डिंग की दीवारें रो रही होगी, हे भगवान पहला सत्र और कैसे लोग मेरे इसमें, क्या सोच के मैंने इन लोगों को अंदर कर दिया था। क्योंकि मेरी बड़ी बहन ने मुझे बोला था कि जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, कौन लाल बहादुर शास्त्री, जॉर्ज फर्नांडिस, पीलू मोदी, क्या नाम थे, क्या संघर्ष होता था, क्या शेर शायरी होती थी, क्या कविताएं गढ़ती थी, क्या साहित्य जन्म लेता था। आप पुराने जाके डिबेट देखिए पार्लियामेंट के, एक एक भाषण साहित्य की कृति है। भाषा का चयन, शब्दों का चयन, लगता है कि ये डिबेट नहीं है पार्लियामेंट का, ये हिंदी की साहित्य की, अंग्रेजी की साहित्य की, क्षेत्रीय भाषा की साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज ये आने वाली पीढ़ी जब विधुरी का भाषण सुनेगी तो कौन से साहित्य को हम जन्म दे रहे हैं कि हम अराजकता, भाईगिरी को, लोफरगिरी को, तुच्छेपन को, छिछोरेपन को इतिहास रच रहे हैं। रजनी पाटिल महाराष्ट्र के सांसद है, उन्होंने एक बात बहुत कही। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन वगैरह तो चलता रही है, सिर्फ महिलाओं को इंसान होने का दर्जा दीजिए, महिलाओं को इंसान मानिए, इंसानियत से व्यवहार करिए, उन्हें भोग वस्तु मत मानिए, उन्हें टूल मत मानिए। जो मणिपुर में आपसी दो जातियों के संघर्ष में महिलाओं को वेपन करके यूज किया जा रहा है, महिलाओं का अपमान उनके ऊपर, उनकी इज्जत इसलिए लूटी जा रही है कि उनको एक समाज को सिखाना है। ये रजनी पाटिल का ये आखिरी शब्द, ये इस देश की सच्चाई है। क्या महिलाओं को इंसान हम समझते हैं? सवाल ये है। तो दोस्तों, अशोक वानखेड़े के मुताबिक सदन में जो महिला आरक्षण बिल पेश हुआ और पास हुआ
वो एक तरह से डूबते को जिस तरह से तिनके का सहारा चाहिए होता है। 2024 चुनाव तो छोड़िए, फिलहाल जो 5 राज्य में चुनाव होने हैं उसमें सरकार को कहीं ना कहीं अपना महिमा मंडन करना है और सरकार कितना महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचती है, ये बस दिखावा करने के लिए महिला आरक्षण बिल सरकार लेकर आई, ऐसा अशोक वानखेड़े का कहना है। तो वहीं उन्होंने बताया कि कनाडा और भारत में जो कुछ भी हुआ इसकी पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं गोदी मीडिया और चाटुकार मीडिया को जाता है, क्योंकि इस मामले को डिप्लोमेटिक तरीके से जो है कि पत्रालाप के जरिए इसको छुपाया जा सकता था कि किस तरह से भारत के इंटेलिजेंस फेल साबित हुए, उसको हम छुपा सकते थे या इसे डिप्लोमेटिक तरीके से समाधान इसका निकल सकता था। लेकिन गोदी मीडिया जिस तरह से रंगीन थंबनेल के साथ या रंगीन टॉपिक के साथ प्राइम टाइम शो कर रहे थे और कनाडा के 2 टुकड़े करने के बारे में बात कर रही थी, वो कहीं ना कहीं इस मामले को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। और अशोक वानखेड़े ने माना कि कनाडा और भारत के बीच अभी जो टेंशन बनी हुई है उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अजित डोभाल की भी है, भारत सरकार की है और विदेश मंत्रालय की भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर देश नीति के साथ जुड़ने के लिए। तो आज के वीकेंड विद वानखेड़े एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और जितना हो सकेगा इस वीडियो को, इस एपिसोड को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं और आज़ाद पत्रकारिता को जी तोड़ सपोर्ट करें, क्योंकि अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हम जिंदा नहीं रखेंगे तो लोकतंत्र को हम जिंदा नहीं रख पाएंगे, सच को जिंदा नहीं रख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।